मेरा नाम है ली फेंगहाई। मैं अब तक 99 बार डेट्स पर जा चुका हूँ, लेकिन मेरी हर ब्लाइंड डेट फेल हो चुकी है। उन लड़कियों की डिमांड्स ज्यादा नहीं थी, बस एक गाड़ी चाहिए थी, एक घर चाहिए था और एक विदेश से पढ़ा हुआ मास्टर्स डिग्री वाला एक लड़का चाहिए था। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं उस लड़की के टेबल के पास गया और जैसे ही बैठा उसने अपनी डिमांड्स बतानी शुरू कर दी। मेरी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा नहीं है। 38,000 युवान का ब्राइड प्राइस, सिटी सेंटर में 150 स्क्वायर मीटर का घर और 5 लाख युआन से ज्यादा कीमत वाली कार होनी चाहिए। जो कि सुन एमसी सोचता है कि इसके लिए तो अपना आंट बेचना पड़ेगा भाई। लेकिन डिमांड अब तक रुकी नहीं थी। तुम्हारी मंथली सैलरी 30,000 से 50,000 युआन के बीच होनी चाहिए। शादी के बाद तुम अपनी पूरी सैलरी मुझे दोगे और घर का सारा काम भी तुम खुद ही करोगे। अपने सामने 30 साल की एक्सपायर्ड लड़की को देखकर मेरे होठ भड़कने लगे और मैं हल्का सा हंस पड़ा। लेकिन मेरा तुमसे एक छोटा सा सवाल है। वो बोली, क्या तुम मेरी इतनी सी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर सकते? मैंने पूछा, इस शादी में तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पैसे मैं कमाऊंगा, कार मैं खरीदूंगा, घर भी मैं खरीदूंगा और घर का सारा काम भी मैं खुद ही करूंगा। तो फिर तुम क्या करोगी? सिर्फ टांगे ही खोलोगी क्या? वो बोली, क्या तुम्हें पता भी है कि एक औरत के लिए तुम्हारे बच्चे को जन्म देना कितना मुश्किल होता है? मैंने कहा, हम बच्चा ही नहीं करेंगे। अगर शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हारी वैल्यू क्या रह जाएगी? तुम बार बार कह रही हो कि तुम मेरे लिए बच्चा पैदा करोगी, लेकिन जिस दिन आदमी बच्चा ना करने का फैसला कर ले, तुम्हारी वो अकेली रिप्रोडक्टिव वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। बच्चा तुम अपने लिए पैदा करती हो, किसी और पर एहसान करने के लिए नहीं। तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ अपनी विश लिस्ट पूरी करवाने आई हो। तुम्हें हस्बैंड नहीं बल्कि एक एटीएम और नौकर चाहिए। कोई हैरानी नहीं कि 30 साल की होने के बाद भी तुम्हारी शादी नहीं हुई। वैंग चिन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो तुरंत खड़ी हुई और चिल्लाने लगी, तुम तो बड़े बदतमीज हो। तुम्हारे पास खुद की कोई एबिलिटी नहीं है और फिर भी ब्लाइंड डेट पर चले आते हो। तुम पूरी जिंदगी कवारे ही रहोगे। इतना कहकर वो गुस्से में कॉफी शॉप से बाहर चली गई। तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी मेडिकल आवाज सुनाई दी। सी लेवल की अजीब ब्लाइंड डेट डिटेक्टेड हुई। ब्लाइंड डेट अपनी मर्जी से चली गई है। ब्लाइंड डेट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक फेरारी F80 मिली है। ये सुनकर मैं खुशी से हैरान रह गया और सड़क पर मौजूद लोग फेरारी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या ये फेरारी है? कितनी जबरदस्त लग रही है यार, कितनी हैंडसम कार है, इसकी कीमत कितनी होगी? मैं धीरे धीरे कॉफी शॉप से बाहर निकला। रास्ते से गुजरने वाले लोग अभी भी मेरी नई लाल फेरारी F80 को देख रहे थे। भीड़ के बीच वैंग चिन फेरारी के बोनेट के सामने खड़ी सेल्फीज ले रही थी, जैसे कि वो कार उसकी हो। मैं हाथ में कार की कीज लेकर उसके पास गया। मिस वैंग, प्लीज साइड हो जाइए। तुम फोटोज लेकर मोमेंट्स पर पोस्ट करना चाहती हो ना, लेकिन तुम्हारा आउटफिट और पर्सनैलिटी को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम फेरारी चला सकती हो। वैंग चिन ने गुस्से में कहा, मेरे अंदर फेरारी चलाने वाली पर्सनैलिटी नहीं है तो क्या तुम्हारे अंदर है? मैंने सीधा जवाब दिया, क्योंकि ये मेरी ही कार है। वैंग चिन को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगी। तुम इतने गरीब हो और कह रहे हो कि ये तुम्हारी कार है? तुम पूरी जिंदगी भी ऐसी कार नहीं खरीद सकते। मैं शांत नजरों से वैंग चिन को देखता रहा और ठंडी आवाज में पूछा, अगर ये कार सच में मेरी निकली तो? वैंग चिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर ये सच में तुम्हारी कार है तो मैं तुमसे एक पैसा भी ब्राइड प्राइस नहीं मांगूंगी, बल्कि उल्टा मैं ही तुम्हें पैसे दूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, सीधा अपनी जेब से कार की कीज निकाली और फेरारी का अनलॉक बटन दबा दिया। फेरारी के दरवाजे धीरे धीरे खोल गए। ये देखकर वैंग चिन के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। मैं कार के अंदर बैठा, एक्सेलरेटर दबाया और आसपास के खड़े लोगों की हैरान नजरों के सामने वहाँ से निकल गया। वैंग चिन वही खड़ी की खड़ी रह गई। वो गुस्से में अपने पैर पटकने लगी और अपनी बातों पर पछताने लगी। मैं फेरारी F80 लेकर मैच मेकिंग एजेंसी पहुँच गया। जैसे ही मैंने कार एजेंसी के एंट्रेंस के सामने रोकी, सभी लोगों का ध्यान फेरारी पर चला गया। मैच मेकर ने जैसे ही मुझे फेरारी से उतरते हुए देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो तुरंत मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई। अरे लीफेन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है? अगर मुझे पता होता तो मैं सीधा तुम्हारी मुलाकात किसी अच्छे परिवार की खूबसूरत लड़की से करवाती। मैंने कहा, तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक डेट अरेंज करो। मैच मेकर ने पूछा, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? मैं डेटाबेस में तुम्हारे लिए कोई सूटेबल लड़की ढूंढ लेती हूँ। मैं 3 दिन के अंदर तुम्हारी डेट अरेंज करवा दूंगी। मैंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं 3 दिन इंतजार नहीं कर सकता। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही ब्लाइंड डेट कर सकता था। एक दिन ज्यादा इंतजार करने का मतलब था एक रिवॉर्ड कम मिलना। मैच मेकर हैरानी से बोली, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम 3 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? वैसे मेरे पास एक लड़की है और उसकी उम्र 29 ईयर्स है। उसने विदेश में पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आई है और एक आर्टिस्ट है। उसके पेरेंट्स भी काफी पढ़े लिखे हैं। अभी वो डांस
टीचर है उसकी फिगर भी बहुत अच्छी है और उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है। मैंने उसकी फोटो देखे बिना सीधा हाँ कर दी। मेरे एग्री करते ही मैच मेकर ने तुरंत उस लड़की को कॉल किया और हैरानियत से वो लड़की आज फ्री है। 1 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं। सिटी सेंटर के एक आलीशान विदेशी रेस्टोरेंट में मैं खिड़की के पास बैठा लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। मेरी ब्लाइंड डेट काफी लेट पहुंची। वो आते ही बोली, सॉरी तुम्हें इंतजार करवाना पड़ा, क्या आप ही मिस्टर ली फैन हैं? मेरा नाम यांग हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं मिस यांग, मैं पहले ही खा चुका हूँ। मेरी बात सुनकर यांग हुई के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। उसने बस महंगी महंगी डिशेज ही ऑर्डर की। उसने 7-8 बड़ी डिशेस ऑर्डर की और साथ ही 8,000 युवान की एक रेड वाइन की बोतल भी खुलवा ली। पूरा बिल तो कम से कम 25,000 युवान का होने वाला था। ऑर्डर करने के बाद उसने मेन्यू वेटर को वापस दे दिया। फिर वो दिखावा करते हुए बोली, यहाँ का खर्चा ठीक ठाक ही है, एक पर्सन का सिर्फ 3,000 से 5,000 युवान लगता है। मैंने बस अपनी कुछ फेवरेट डिशेस ऑर्डर की हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम नहीं है तो तुम भी आराम से खाओ, तुम्हें और कुछ चाहिए तो ऑर्डर कर लेना। खाना जल्दी ही टेबल पर आ गया, लेकिन यांग हुई ने हर डिश से सिर्फ 2-4 बाइट्स लिए और फोटोज खींचकर मोमेंट्स पर पोस्ट करने लगी। उसने रेड वाइन की बोतल भी आधे से कम ही पी। ये तो बिल्कुल खाने और पैसों की बर्बादी थी। धीरे धीरे अपना मुंह साफ करने के बाद उसने मुझसे सवाल पूछना शुरू किए। मिस्टर ली, देखने में काफी अच्छे हैं, आपके हॉबीज क्या हैं? मैंने जवाब दिया, बॉल गेम्स खेलना, स्विमिंग और गेमिंग और बुक्स पढ़ना, बस इतना ही। और तुम्हें क्या पसंद है? यांग हुई ने जवाब दिया, मुझे स्कीइंग, डाइविंग और पूरी दुनिया घूमना पसंद है। मैं हर साल वेकेशन के लिए विदेश ट्रिप पर जाती हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी फ्री टाइम लाइफ तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आज तक कभी विदेश नहीं गया, क्या विदेश कंट्रीज की फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी नहीं होती? यांग हुई ने हैरानी से पूछा, तुम फेरारी चलाते हो फिर भी कभी विदेश नहीं गए? मैंने कहा, फेरारी चलाने का विदेश जाने से क्या कनेक्शन है? सिर्फ फेरारी चलाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे विदेश भी जाना ही पड़ेगा। यांग हुई का पेशेंस लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अभी तक हार नहीं मानी। वो बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में कोई स्पेशल रूल्स हैं, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स किसी स्टेट ओन्ड कंपनी में मैनेजर हो, इसलिए तुम्हें विदेश जाने की परमिशन नहीं मिलती हो? मैंने जवाब दिया, मेरे पेरेंट्स बस ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं, हमारे घर में ऐसी कोई स्पेशल रूल्स नहीं है। यांग हुई ने पूछा, मिस्टर ली फैन, क्या आपके पास कोई सेविंग्स है? मैंने कहा, हाँ, 7,000 से ज्यादा है। ये सुनते ही यांग हुई की आंखें अचानक चमक उठी। उसने गलती से समझ लिया कि मेरे पास 7,000 नहीं बल्कि 7 मिलियन युवान से ज्यादा है। वो अपने मन ही मन कैलकुलेट करने लगी कि 7 मिलियन युवान पर 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके बाद वो बार बार मेरी तारीफ करने लगी। वो बोली, मिस्टर ली फैन, अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो क्या आप मेरे साथ पूरी दुनिया घूमना पसंद करेंगे? मैंने पूछा, मिस यांग, क्या तुम फ्यूचर में बच्चे पैदा करना चाहती हो? वो बोली, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि औरत के लिए बच्चा पैदा करना बहुत पेनफुल होता है, इसीलिए मैं पहले बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मेरी शादी तुमसे हो गई और तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर किया तो शायद मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करने के लिए मान जाऊं। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि आखिरकार मुझे उसे डरा कर भगाने का एक परफेक्ट बहाना मिल ही गया था। मैंने कहा, तो फिर शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। हमारे घर वालों ने एक मास्टर से कंसल्टेशन करवाई थी। उस मास्टर ने कहा था कि फैमिली बिजनेसेस और खानदान को बचाए रखने के लिए शादी के बाद हमारे बच्चे होना बहुत जरूरी है। शादी के पहले साल तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, दूसरे साल दूसरा बच्चा और तीसरे साल ट्रिपलेट्स पैदा करने होंगे। ऐसे करते करते टोटल 9 बच्चे होने चाहिए, एक भी कम नहीं चलेगा। यांग हुई घबरा कर बोली, 9 बच्चे? ये बहुत ज्यादा हैं। क्या तुम्हारे पास कोई राज गद्दी है जो तुम्हें इतने सारे वारिस चाहिए? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने कहा, मुझे भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, गुड बाय। जैसे ही यांग हुई अपनी सीट से उठकर जाने लगी, मेरे दिमाग में सिस्टम की मेटालिक आवाज सुनाई दी। F लेवल की अजीब ब्लाइंड डेट डिटेक्ट हुई। ब्लाइंड डेट अपनी मर्जी से चली गई। ब्लाइंड डेट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड के तौर पर आपको 2 मिलियन युवान मिले हैं। अब मुझे समझ आ गया था कि ब्लाइंड डेट जितनी ज्यादा अजीब और डिफिकल्ट होगी, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलेगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से मैं सिर्फ डिफिकल्ट और वियर्ड लड़कियों के साथ ही ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा। यांग हुई रेस्टोरेंट के डोर तक पहुंचने ही वाली थी कि वेटर ने उसे रोक लिया। बिल पे करने के लिए उसे मजबूरन अपना क्रेडिट कार्ड निकालना पड़ा। उसकी मंथली सैलरी 8,000 युवान थी। इस एक मील का बिल चुकाने के लिए उसे लगभग 4 महीने लगने वाले थे। वो गुस्से में मेरी पीठ की तरफ देखते हुए पैर पटक रही थी, लेकिन मुझे उसकी हरकतें सिर्फ रिडिकुलस लग रही थी। मेरा पैसा है और मुझे अच्छी तरह पता है कि उसे कहां और कैसे खर्च करना है, लेकिन साफ था कि यांग हुई
हुई इस बात को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। अपने बेडरूम में वापस पहुंचते ही उसने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनामी की कैंपेनिंग शुरू कर दी। उसने पोस्ट में लिखा, मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। रेंटल रूम में मेरा रूममेट जियो ये फोन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक वो जोर से चिल्लाया, एक कंजूस आदमी फेरारी चलाता है लेकिन ब्लाइंड डेट का बिल तक पे नहीं करता। ऊपर से उसने लड़की को अपने लिए 9 बच्चे पैदा करने पर भी मजबूर किया। वाह, ये आदमी तो बहुत ही घटिया है। ये सुनते ही मेरे मुंह से ड्रिंक बाहर निकल गई। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर जियो ये का फोन छीन लिया। कहीं ऑनलाइन पोस्ट में जिस कंजूस की आदमी की बात हो रही थी वो मैं ही तो नहीं था। पोस्ट में मुझे कंजूस, नापुंसक और ना जाने क्या क्या कहा गया था। उल्टा गलती करने वाले ने ही पहले मुझ पर इल्जाम लगा दिया। नेटिजन्स को पूरी सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए सब मुझे ही गालियां दे रहे थे। मैं ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन मैं फेरारी चलाकर उसी विदेशी रेस्टोरेंट पहुंच गया। मैंने सच सबके सामने लाने के लिए रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। हेलो, क्या आप मुझे उस दिन की सर्वेलेंस फुटेज दिखा सकते हैं? स्टाफ मेंबर ने कहा, सॉरी सर, हमारे रेस्टोरेंट के रूल्स है कि हम किसी आउटसाइडर को सर्वेलेंस फुटेज नहीं दिखा सकते। मैंने कहा 1000 युआन। वो बोला, सॉरी सर। मैंने कहा 2000 1 मिनट का। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रूल्स तो अपनी जगह पक्के होते हैं लेकिन इंसान को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप इतना पैसा देने को तैयार हैं, इसका मतलब रेस्टोरेंट में आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई होगी। फिर तो उसे ढूंढने में मुझे आपकी मदद जरूर करनी चाहिए। पैसे देते ही काम कितनी जल्दी हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखते ही मैंने एविडेंस के लिए पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद मैंने वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके सारी सच्चाई क्लियर कर दी। उस वक्त यांग हुई अभी भी मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लगा था कि वो मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर देगी, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसी वक्त उसे कंपनी से डिसमिसल नोटिस आ जाएगा। उसका सारा सपना टूट गया और वो बुरी तरह रो पड़ी। अगले दिन मेरी नींद अपने आप खुली। सिर्फ एक रात में मेरे 8000 फॉलोवर्स बढ़ चुके थे। अब तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया। मुझे दोबारा मैरिज एजेंसी जाने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा सेम सिटी सोशल प्लेटफॉर्म पर लड़की ढूंढ सकता था। मैंने फेरारी की फोटो के साथ सीधा एक डेटिंग पोस्ट अपलोड कर दिया। कुछ ही देर में मेरे प्राइवेट मैसेजेस पर 99+ नोटिफिकेशन आ गई। काफी प्रोफाइल्स चेक करने के बाद मैंने आखिरकार एक रिलायबल लड़की सेलेक्ट की। हमने आधे घंटे बाद मिलने का प्लान बनाया और मैं सीधा फेरारी चलाकर वहां पहुंच गया। जैसे ही मैं कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा, मेरे दिमाग में सिस्टम की मेडिकल आवाज सुनाई दी। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट का सामना एक A लेवल ब्लाइंड डेट से हो रही है। इस ब्लाइंड डेट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर एडिशनली रिवॉर्ड्स अनलॉक होंगे। वो लड़की बोली, मिस्टर ली, आप 30 सेकंड लेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। अगर तुम मर्दों के अंदर टाइम की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। उसका मासूम चेहरा देखकर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो एक A लेवल की अजीब लड़की होगी। सिर्फ 30 सेकंड लेट होने पर उसने मुझे सुना दिया। मैंने मन ही मन कहा, अब चलो भी, सिर्फ 30 सेकंड ही तो हुए हैं, इसमें इतनी चिड़चिड़ापन दिखाने की क्या जरूरत है। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में अजीब है। उसने मिलते ही मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें कॉफी ट्रीट करता हूँ। वो बोली, मिस्टर ली, आप सिर्फ लेट ही नहीं हुए बल्कि मिलते ही अपना फोन चेक करने लगे। क्या आपको नहीं पता कि ये बहुत इम्पोलाइट होता है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर रहा हूँ। यहाँ ऑर्डर करने के लिए QR कोड स्कैन करना पड़ता है। वो बोली, अब बात बनी, मुझे एक स्पेशल कॉफी चाहिए। उसमें एग्जैक्टली 7.5 ग्राम और रियो शुगर और 3 आइस क्यूब्स होने चाहिए। एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम ना हुई तो वो एक A लेवल वीडियो कैसे हो सकती है? जैसे ही एक्सपेक्टेड था, असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। मैंने कहा, मैंने बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया था मिस लिनलू। वो तुरंत बोली, प्लीज मुझे मैडम मत बुलाइए, वो बहुत ओल्ड फैशन लगता है, मैं अभी सिर्फ 24 साल की हूँ। मैंने कहा, ठीक है मिस लिनलू। वो फिर गुस्से में बोली, मिस्टर ली, आपने मुझे मिस कैसे बुला दिया? ये कितना रूड है। मैंने पूछा, फिर आप चाहती क्या है, मैं आपको क्या नाम बुलाऊं? साला रंडी। वो बोली, मेरा सर नेम जियाओ है, तो तुम मुझे मिस्टर जियाओ बुला सकते हो। मिस्टर जियाओ, ये सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था कि किसी औरत को भी सर कहकर बुलाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर यह टाइटल सिर्फ उन औरतों के लिए यूज होता है जिन्होंने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की हो। मेरे कंफ्यूज्ड चेहरे को देखकर जियाओ चिन ने मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट दी और अगला सवाल पूछा, मिस्टर ली, आजकल मर्दों और औरतों के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैंने कहा, ऑब्वियसली हमारी सोच और वैल्यूज सेम होनी चाहिए, मेरे लिए ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आजकल मर्दों और औरतों के बीच जो सिचुएशन चल रही है उसमें मुझे सभी फीमेल कंपेनियंस के सपोर्ट में कुछ फेयर बातें कहनी होगी। जैसे कि मर्दों के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में 0.01% नेगेटिव मेल राइट्स होते हैं। अगर
औरतें इसमें लंबे समय तक इनहेल करती रहें तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आ सकती हैं और फिर औरतों की दाढ़ी और मूंछें होंगी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीरियस चेहरा बनाकर बिल्कुल बकवास बोल रहा था। जियाओ जिन मेरी बात सुनकर स्टंड रह गई। वो मन ही मन सोच रही थी ये आदमी मेरी प्लान्ड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे रहा। वो बोली क्या सच में ऐसा भी होता है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। मैंने कहा रिसर्च पेपर्स की बात ही छोड़ दो, आजकल पूरी एकेडमिक दुनिया पर कुछ लोगों का मोनोपोली है। ये बहुत ही नफरत के लायक बात है, लेकिन अगर सब ही टैलेंटेड औरतें एक साथ यूनाइट हो जाए और अपना एक अथॉरिटेटिव जनरल बना ले तो हम इस दुनिया जो कि शतरंज गेम की तरह है उसे तोड़ सकते हैं। फिर मैंने पूछा क्या तुम नारुतो के बारे में जानती हो? वो बोली थोड़ा बहुत, वो एक हिस्टोरिकल स्टोरी है ना। मैंने कहा उस स्टोरी में टोटल 7 होकागे होते हैं, उसमें 6 मर्द थे और सिर्फ एक औरत। इसका क्या मतलब हुआ? जियाओ जिन बोली ये तो बहुत अनफेयर है। मैंने तुरंत कहा बिल्कुल, कम से कम 4 फीमेल होकागे होनी चाहिए थी। 7 होकागे में से मिनिमम 4 औरतें होनी चाहिए थी। अब इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री को ही देख लो, उसमें शुरुआती वर्ड्स जो है वो HIS यानी कि हिज है, जो मर्दों को रिप्रेजेंट करता है। मेरे हिसाब से हिस्ट्री का नाम बदल कर हर्स्ट्री कर देना चाहिए। इतने सालों तक सब कुछ हिस रहा है, अब हर का टाइम आ गया है। जियाओ जिन एक्साइटेड होकर बोली ओ माय गॉड, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने पहले कभी इतनी गहरी से इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था। हमारी चाइनीज लैंग्वेज में तो सिचुएशन और भी खराब है। देखो एक वर्ड क्लियरली औरत को डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स में फिर भी मेल कैरेक्टर यूज होता है। क्या ये रीजनेबल है? मैंने पूछा तो तुम्हारे हिसाब से उसे क्या कहना चाहिए? वो बोली प्रिंसेस को मुजू कहना चाहिए। जियाओ जिन अब मेरी बातों से लगभग पूरी तरह कन्विंस हो चुकी थी। हम जितना ज्यादा बात कर रहे थे उसे उतना ही लग रहा था कि काश हम दोनों पहले ही मिले होते, लेकिन मैं बस सिस्टम की टाइम लिमिट कंप्लीट करना चाहता था। इसलिए वो जो बात भी बोल रही थी मैं हर बात में उसी हाँ में हाँ मिला रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की मेटालिक आवाज सुनाई दी। होस्ट ने लेवल ए एसेंट्रिक ब्लाइंड डेट के साथ सक्सेसफुली 20 मिनट्स कंप्लीट कर लिए हैं। हिडन मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ये सुनकर मैंने चैन की सांस ली। आखिर अब मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब बस एक आखिरी काम बचा था, उसे वहाँ से भगाना। जियाओ जिन अब भी नॉन स्टॉप बोल रही थी। मैंने अचानक हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मिस जियाओ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी ज़ोडिएक साइन क्या है? वो बोली मैं स्कॉर्पियो हूँ, लेकिन तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुरंत कहा क्या स्कॉर्पियो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एरीज हूँ। मैंने होरोस्कोप की किताब में पढ़ा है कि एरीज और स्कॉर्पियो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। मिस जियाओ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, प्लीज आप चले जाइए। जियाओ जिन बोली मिस्टर ली, हम दोनों एडल्ट्स हैं, आप अब भी होरोस्कोप पर यकीन करती हैं? मैंने कहा हाँ, हमारी ज़ोडिएक साइन तक मैच नहीं करती तो अब और कुछ बात करने को बचा ही नहीं है। आप खुद चली जाइए, मैं अभी कुछ देर यही बैठना चाहता हूँ। जियाओ जिन के जाते ही सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी। कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। बेसिक रिवॉर्ड और हिडन रिवॉर्ड दोनों अनलॉक हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन, आपको बेसिक रिवॉर्ड मिल रहा है एक हाई एंड मेडिकल ब्यूटी इंस्टीट्यूशन जिसकी एनुअल इनकम काफी ज्यादा है। अब होस्ट के पास इंस्टीट्यूशन की 51% ओनरशिप है। कांग्रेचुलेशन, हिडन रिवॉर्ड भी अनलॉक हो गया है। होस्ट के फेशियल गोल्डन रेशो को ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जा रहा है। फेशियल लाइंस को टाइटन और रीशेप किया जा रहा है। आपकी फेस रेटिंग थी 80%, अब वो बढ़कर 100% हो गई है। लुक्स मैक्सिंग के मामले में चाइना तो बहुत ही बर्बाद है, इसलिए मैंने चाइना के आदमियों को 100% पीछे छोड़ दिया है और अब मैं उनसे आगे हूँ। सिस्टम रिवॉर्ड रिसीव करती है। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और कैमरा ओपन किया ताकि देख सकूं कि अपीयरेंस इंप्रूव होने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओरिजिनल कैमरे में अपना चेहरा देखा मैं स्टंड रह गया। मेरा फेशियल फीचर पहले से काफी ज्यादा शार्प और 3 डायमेंशनल हो गई थी और मेरी जो लाइन लगभग परफेक्ट बन चुकी थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि थोड़ी ही देर में लोग खुद आकर मुझसे बात करने लगे। हर किसी को मैं हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। मेरा दिल खुशी से भर गया। यही होता है अच्छे लुक्स का बोनस। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इस तरह की खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। बुक स्टोर से निकलकर मैं पैदल घर की तरफ जा रहा था। दोपहर से शाम हो चुकी थी और मुझे थोड़ी भूख लगने लगी थी। रास्ते में मुझे एक पैनकेक स्टॉल दिखाई दिया। स्टॉल वाली आंटी ने जैसे ही सिर उठाकर मुझे देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो बोली, पुत्र तू तो बड़ा सुंदर है, लो तुम्हारी सेहत के लिए मैं पैनकेक में 2 एक्स्ट्रा अंडे डाल देती हूँ। मैंने कहा थैंक यू आंटी। आंटी ने पूछा, हैंडसम बॉय, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी बेटी बहुत अच्छी लड़की है, वो कॉलेज में टीचर है, देखने में भी सुंदर है और उसके पास अपना घर और कार भी है। मैंने कहा सॉरी आंटी, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। फिर भी आपका शुक्रिया। लुक्स इंप्रूव होने के बाद जिंदगी सच में बहुत बदल गई थी। पैनकेक खरीदने पर मुझे 2 एक्स्ट्रा अंडे मिल रहे थे और घर जाते वक्त आंटीज मुझे रोककर अपनी बेटियों का रिश्ता भी दे रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने लिविंग रूम में जियाओ ये को फोन पर बात करते देखा। उसकी आवाज काफी नर्वस और जल्दी में थी। वो फोन पर कह रहा था, माना कि मेरे पास इस फील्ड का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। कॉल खत्म होने के बाद
बाद वो खुद को तसल्ली देते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे आज नहीं तो कल जॉब मिल ही जाएगी। मगर जो ही उसने मेरी तरफ देखा वो हैरान होकर चिल्लाया, भैंस की तुम ब्रदर ली, तुम वही ली फैन हो जिसे मैं जानता हूँ? तुम पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते थे, कहीं तुम ब्लाइंड डेट पर जाने के बहाने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा आए? मैंने जवाब दिया कि मेरा एक रिलेटिव मेडिकल एस्थेटिक का काम करता है। रास्ते में उसी से ही एक छोटा सा कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा लिया। जियाओ यी ने हैरानी से कहा, तुम इसे एक छोटी प्लास्टिक सर्जरी कह रहे हो? ये तो लगभग पूरा सिर ट्रांसप्लांट करवाने जैसा चेंज है। जियाओ यी ने मुझे खींचकर अपने पास बिठाया। हम दोनों ने पैनकेक्स हाथ में पकड़े और चेयर्स वाली पोज बनाकर एक फोटो ली। लेकिन जियाओ यी हमेशा मुझे अपना क्लोज बडी मानता था। इस वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ जॉब ढूंढने की टेंशन चल रही थी। उसने कुछ ही बाइट्स में अपना पैनकेक खत्म किया और दोबारा रिक्रूटमेंट ऐप स्क्रॉल करने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे सिस्टम से रिवॉर्ड में मिले मेडिकल ब्यूटी इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए टाइम निकालना चाहिए। अब मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का बॉस हूँ, एक एम्प्लॉय को जॉब पर रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जियाओ यी और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी थी, अगर मैं उसकी मदद कर सकता था तो जरूर करता। अगली सुबह मैं फिरारी F80 चलाकर पियरलेस ब्यूटी हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल सिटी के प्राइम डाउनटाउन एरिया में बना हुआ था। उसकी एक्सटीरियर डेकोरेशन बहुत लग्जरियस और ग्रैंड थी। मैं सीधा रिसेप्शन डेस्क की तरफ गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे हॉस्पिटल के नए बॉस के रूप में नहीं पहचाना। वो मेरा रजिस्ट्रेशन करवाने वाली थी, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही अचानक फ्रीज हो गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सर आप किस कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं? वैसे सच कहूँ तो आपको किसी भी प्लास्टिक सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके लुक्स ऑलरेडी परफेक्ट हैं। वो मन ही मन सोचने लगी, बाप रे ये लड़का कितना हैंडसम है, क्या ये भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या किसी स्टूडियो में काम करता है? मैं सच में जानना चाहती हूँ कि इसका स्टाइलिश कौन है। मैंने सीधा कहा, मैं इस हॉस्पिटल का नया बॉस हूँ, मैं डीन से मिलना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट हैरानी से बोली, आप मिस्टर लिन हैं? डायरेक्टर 3rd फ्लोर पर अपने ऑफिस में है, मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। इस तरह मैंने उसके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। डीन, वाइस डीन और हॉस्पिटल के सारे एग्जीक्यूटिव्स मेरा सम्मान से वेलकम करने के लिए बाहर आए। मैंने उन्हें शॉर्ट में अपना पर्पस समझाया और जियाओ यी के लिए एक सिंपल क्लेरिकल जॉब अरेंज करने को कहा। इसी तरह मैंने जियाओ यी की जॉब का प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया। उसके बाद मैं तुरंत फेमस डेटिंग स्पॉट पीपल्स पार्क के लिए निकल गया। सुना था यहाँ टैलेंटेड लोगों के साथ साथ अजीब लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं ब्लाइंड डेट कॉर्नर पहुंचा और वहाँ लगे ढेर सारे मैरिज प्रोफाइल्स को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक एक बहुत ही आई कैचिंग प्रोफाइल पर मेरी नजर पड़ी। उसकी कंडीशंस देखकर मैं स्टन्ड रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी अच्छी प्रोफाइल वाली लड़की को यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये लिस्टेड कंपनी की फीमेल CEO वाली प्रोफाइल शायद कोई फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम है। लेकिन इसी बात ने मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। अगर ये सच में स्कैमर हुई तो इसकी एसेंट्रिक रेटिंग जरूर हाई होगी और मुझे भी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। मैंने तुरंत उसका कॉन्टेक्ट ऐड किया और मैसेज भेजा, हेलो, मैंने पीपल्स पार्क में आपकी प्रोफाइल देखी, क्या आपके पास ब्लाइंड डेट पर जाने का टाइम है? उसने रिप्लाई किया, ओके, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, आप कब फ्री हैं? मैंने पूछा, क्या आप अभी फ्री हैं? वो बोली, मैं अभी कंपनी में हूँ और थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है। आप अभी कहाँ हैं? मैं तुरंत आ जाती हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन आपकी मीटिंग नहीं है? वो बोली, वो मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके कंपैरिजन में मेरी शादी और जिंदगी का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 10 मिनट बाद पीपल्स पार्क की एक टी शॉप में मेरी मुलाकात उस मिस्टीरियस फीमेल CEO से हुई। वो मुझे देखकर बोली, हेलो मिस्टर लेन, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप रियल लाइफ में फोटो से भी ज्यादा हैंडसम होंगे। मैंने पूछा, मिस येंग, क्या आप ये कार चलाकर आई हैं? ये कार काफी एक्सपेंसिव होगी, है ना? वो बोली, ये 10 साल पुरानी सेकंड हैंड कार है, इसकी प्राइस 2 लाख युआन से भी कम थी। कार तो बस दिखावा करने के काम आती है। मैंने मन ही मन सिस्टम से कहा, सिस्टम, मेरी ब्लाइंड डेट शुरू हो चुकी है, अभी तक मेरी एसेंट्रिक रेटिंग ट्रिगर क्यों नहीं हुई? तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, डिटेक्शन कंप्लीटेड, होस्ट इस वक्त F लेवल रेटेड पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पर है, टाइम लिमिटेड चैलेंज एक्टिवेट हो गया है, 10 मिनट के अंदर सामने वाली पर्सन को अपनी मर्जी से जाने पर मजबूर करे और एडिशनल रिवॉर्ड पाए। मेरा दिल अचानक डूब गया। इतनी बड़ी फीमेल CEO की एसेंट्रिक रेटिंग सिर्फ F लेवल थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि टाइम लिमिटेड चैलेंज ट्रिगर हो गया था। बस मुझे उसे 10 मिनट के अंदर भगाना था, ऐसा करते ही मुझे एडिशनल रिवॉर्ड मिल जाता। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना अजीब इंसान हूँ। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज अजीब बनाते हुए कहा, वाह क्या चाय है, बहुत ही अच्छी चाय है। चाय
चाय चूज करने का तुम्हारा तरीका तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर मैं हंसा। वो हंसकर बोली, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखने में काफी ह्यूमरस पर्सन लगते हैं। मैंने सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर कहा, मिस यांग आप एक अच्छी लड़की हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। सच ये है कि मेरा औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ दिखावे के लिए शादी कर सकता हूँ। वो बिल्कुल कामली बोली, मैं मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। आमतौर पर बहुत हैंडसम मर्दों की कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस होती हैं। मैंने कहा, मुझे एक साथ 2 लड़कियों के साथ ट्रैवल करना पसंद है। वो बोली, मैं ये भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बस घर में मेरी पोजीशन सबसे ऊपर होनी चाहिए। आप जैसे हैंडसम आदमी का प्ले बॉय होना अंडरस्टैंडेबल है। अब बाहर क्या करते हैं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन लड़कियों को घर मत लेकर आना। उसका जवाब सुनकर मेरी सांस लगभग अटक गई। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मिस यांग एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। ये बात सुनने के बाद तो वो पक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। टाइम लिमिट खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। मैंने अपने चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशन बनाया। मैं उसके कान के पास गया और धीरे से 3 शब्द कहे। मेरी बात सुनते ही यांग शाह के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। वो गुस्से में बोली, ये बात तुमने पहले बता देनी चाहिए, तुमने मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। वो गुस्से में कार कीज उठाकर टी शॉप से बाहर चली गई। मैंने तुरंत टाइम चेक किया। चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड से भी कम टाइम बचा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, कांग्रेचुलेशन, ब्लाइंड डेट टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, होस्ट को बेसिक रिवॉर्ड मिल रहा है। कांग्रेचुलेशन, टाइम लिमिटेड चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, एडिशनल रिवॉर्ड अनलॉक हो गए हैं, लकी वैल्यू आगे 24 घंटों तक एक्टिवेट रहेगी। साथ ही मैंने इंस्टेंटली 6 विदेशी लैंग्वेजेस सीख ली। मैं एक्साइटमेंट से भर गया और तुरंत उन 6 लैंग्वेजेस में कुछ सेंटेंसेस बोलकर टेस्ट करने लगा। ये रिवॉर्ड तो सच में कमाल का है। वाह, ये तो कमाल का रिवॉर्ड है। मैं एक्साइटमेंट से भर गया और खुद को इनकरेज करते हुए बोला, कम ऑन लीफे, अब तो मजा आ गया। लेकिन बेसिक रिवॉर्ड के तौर पर सिर्फ 24 घंटों का लकी बफ मिलना थोड़ा अजीब था। लगता है फ्यूचर में मुझे सिर्फ ज्यादा डिफिकल्ट और वियर्ड लड़कियों को ही चूज करना होगा। जब मैं रेंटल हाउस वापस पहुंचा तो जियाओ यी दौड़कर मेरे पास आया और मुझे जोर से गले लगाया। वो एक्साइटमेंट में बोला, ब्रदर ली, मुझे एक ब्यूटी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। लेकिन मुझे क्लियरली पता था कि उसकी जॉब किसी ने अरेंज करवाई थी। उसकी नई जॉब सेलिब्रेट करने के लिए मैं उसे एक बड़ी ट्रीट देने ले गया। हम दोनों एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट पहुंच गए। खाना खाने के बाद वेटर बोला, हेलो सर, आपका टोटल बिल है 524 युवान, लेकिन आप सिर्फ 520 युवान पे कर दीजिए। हमारे रेस्टोरेंट में अभी प्रमोशन चल रहा है। 500 युवान ज्यादा खर्च करने पर आपको एक बार लकी ड्रॉ करने का चांस मिलेगा। अब दोनों में से लॉटरी कौन ड्रॉ करेगा? जियाओ यी ने कहा, मेरी लक हमेशा खराब रहती है, ब्रदर ली आप ही ड्रॉ करो। अगर प्राइज निकला तो हम आधा आधा बांट लेंगे। जैसे ही मैंने लॉटरी निकाली, स्टाफ मेंबर तेजी से चिल्लाया, फर्स्ट प्राइज। ये सच में फर्स्ट प्राइज है। कांग्रेचुलेशन, आप दोनों ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। प्राइज में आप एक टेस्ला कार या 2 लाख युवान कैश चूज कर सकते हैं। जियाओ यी हैरानी से बोला, सिर्फ हॉट पॉट खाने आए थे और टेस्ला जीत ली? ये सब मेरी लकी बफ का कमाल था। जियाओ यी ने कहा, ब्रदर ली, क्यों ना हम कैश चूज कर ले? हम दोनों को 1 लाख युवान मिल जाएंगे, बांटना इजी हो जाएगा। मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। रेस्टोरेंट ने आधे घंटे से भी कम समय में प्राइस को कैश में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। हॉट पॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही जियाओ यी ने तुरंत अपनी मदर को कॉल किया और खुशी खुशी बताया कि उसने 1 लाख युवान जीती है। लेकिन मेरे लिए ये अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी वी चैट ग्रुप में आए एक मैसेज ने मेरा अटेंशन खींच लिया। मैसेज ग्रुप मैनेजर ने भेजा था। उसमें लिखा था कि ग्रुप के सिंगल मेंबर्स के लिए एक ब्लाइंड डेट पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है। पार्टी का सारा खर्चा मर्दों को ही पे करना था, जबकि औरतों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री थी। ये पढ़कर मेरा पहला रिएक्शन था, ये कैसा अनफेयर रूल है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस पार्टी में मुझे एक ही जगह पर बहुत सारी सिंगल वुमेन्स मिल जाएंगी, इसलिए वहां जाना बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे तो मैं एक दिन में सिर्फ एक ही पर्सन के साथ ऑफिशियल ब्लाइंड डेट कर सकता था, लेकिन पार्टी में मैं सबसे ज्यादा बिजारी और डिफिकल्ट लड़की चूज करके सिस्टम रिवॉर्ड ले सकता था। ये सोचते ही मैंने बिना हेजिटेट किए रजिस्ट्रेशन कर दिया। एंट्री फी पे करने के बाद मैं फेरारी चलाकर होटल पहुंचा। सेकंड फ्लोर के हॉल में पहले से ही बहुत सारे लोग जमा थे। अब सिस्टम मुझे हर पर्सन की एसेंट्रिक रेटिंग दिखा रहा था, इसलिए मुझे एक एक करके सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मुझे बस हॉल का एक राउंड लगाकर सबसे अजीब लेवल वाली लड़की को चूज करना था। लेकिन आसपास दिख रही रेटिंग मुझे कुछ खास हाई नहीं लगी। मैंने निराश होकर सिर हिलाया। मुझे लगा कि आज सबसे हाई रेटिंग सिर्फ बी लेवल ही होगी। तभी अचानक मेरी नजरों के सामने एक चमकता हुआ ए लेटर नजर आया। मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने टारगेट की तरफ बढ़ गया। उस अमीर और खूबसूरत औरत के सामने कई आदमी लाइन में खड़े थे। वो एक एक करके सबका इंटरव्यू ले रही थी। आसपास भी बहुत सारे लोग खड़े होकर धीरे धीरे उसके बारे में बातें कर रहे थे। मैं आराम से चलकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ
बैठ गया। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा। मेरी लुक्स देखकर वो क्लियरली शॉक हुई, लेकिन उसने जल्दी में ही अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए और कामली बोली, तुम दिखने में काफी हैंडसम हो। मैंने बहुत सारे हैंडसम मैन देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितने हैंडसम बहुत कम मिले हैं। मैंने पूछा, तो क्या मैं यहाँ बैठने के लिए क्वालिफाइड हूँ? मेरी बात खत्म होने से पहले ही उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। वो क्लियरली मेरे लुक से इम्प्रेस हुई थी, लेकिन सिर्फ लुक्स की वजह से अपना कंट्रोल खोने वाली नहीं थी। अगर वो एक ऐसी औरत थी जिसने पूरी दुनिया देखी थी। तभी सिस्टम ने चैलेंज नोटिफिकेशन दिया। ए लेवल एसेंट्रिक पर्सन डिटेक्टेड हुई। हिडन चैलेंज ट्रिगर हो गया है। सामने वाली पर्सन से आई लाइक यू बुलवाओ और सुपर रिवॉर्ड अनलॉक करो। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अब तक हर ब्लाइंड डेट में मेरा काम सामने वाली लड़की को भगाना होता था। एक लड़की को 20 मिनट तक रोकना ही मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, लेकिन इस बार सिस्टम मुझसे उसे अपने प्यार का कॉन्फेशन करवाने को कह रहा था। चैलेंज फेल होते देख मैंने गहरी सांस ली और तेजी से सोचना शुरू किया। अभी मुझे सिस्टम से मिली 6 लैंग्वेजेस की प्रोफिशिएंसी याद आ गई। ये याद आते ही मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। मैंने तुरंत इटालियन लैंग्वेज में स्विच किया और बिल्कुल फ्लुएंटली एक रोमांटिक और ह्यूमरस मैसेज बोल दिया। मेरी फ्लुएंट इटालियन सुनकर वो रिच ब्यूटी इंस्टेंटली सरप्राइज हो गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। उसने एक बार फिर मुझे सिर से पैर तक ध्यान से देखा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी एडमिरेशन भी थी। उसने जेंटली आवाज में कहा, ली फैन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे सक्सेसफुल और टैलेंटेड मेन से मिली हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे स्पेशल पर्सन पहले कभी नहीं देखा। एक तो तुम्हारे पास अच्छे लुक्स हैं, दूसरा तुम बहुत टैलेंटेड हो, और तीसरा तुम्हारा ह्यूमर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद करने लगी हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सिस्टम चैलेंज इंस्टेंटली कंप्लीट हो गया। मेरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। सिस्टम ने अनाउंस किया, कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने हिडन चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट को लिंगशी ग्रुप के 10% शेयर्स मिल रहे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू है 500 मिलियन युवान। साथ ही अल्टीमेट रिवॉर्ड फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी अनलॉक हो गई है। मैं उस वुमेन को जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम का अर्जेंट वार्निंग साउंड सुनाई दिया। वार्निंग, एक एस लेवल एसेंट्रिक पर्सन तेजी से पास से आ रही थी। मैं हैरानी से सोचने लगा, वो यहाँ क्यों आ रही है? रिच ब्यूटी ने सामने वुमेन को देखकर कहा, वो मेरी बड़ी बहन लिंग शुआन है। वो मुझसे भी ज्यादा पीकी और डिफिकल्ट है। जब वो किसी चीज के पीछे पड़ जाती है तो वो आसानी से हार नहीं मानती। लिंग शुआन हमारे पास आई और अपनी सिस्टर से बोली, तो ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है, देखने में सच में काफी अच्छा है। फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर ली, मुझे आप में इंटरेस्ट है, क्यों ना हम आप तीनों एक साथ बैठकर बात करें। अपने सामने और भी ज्यादा डिफिकल्ट सिस्टर को देखकर मैं मन ही मन खुश हो रहा था। अभी मेरे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन दोबारा सुनाई दी। एच लेवल एसेंट्रिक चैलेंज ट्रिगर हो गया है। टास्क, दोनों सिस्टर को 20 मिनट तक एक साथ हैंडल करो, वो भी बिना किसी सच्चाई का पता चलने दिए। टास्क रिवॉर्ड फिलहाल अननोन है। ये सुनकर मेरे होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। लगता है असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दो और लाइक भी ठोक दो। यूट्यूब ने अगर आपको हाइप बटन दिया हुआ है तो वो भी दबा दो। ये यूट्यूब वीक में 2 या 3 बार देता है, जिससे अब छोटे क्रिएटर्स जस्ट लाइक मी उनको सपोर्ट कर सकते हो, जिससे उनकी वीडियो को रीच मिले। तो अगर दिख रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दबाना।